सो हमें आज लॉज ऑफ मोशन का नया टॉपिक एकदम स्टार्ट करना था, दैट इज फ्रिक्शन। सो मैंने पहले भी बताया था लॉज ऑफ मोशन वी स्टडीड इन टू पार्ट। लाइक 5A में मैंने लॉज ऑफ मोशन कंसिडर किया, बट ऑल द मोशन वाज कंसिडर्ड विदाउट द फ्रिक्शन। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग laws of motion only. Okay, don't get confused that this is a separate chapter. No, it isn't. It is the same one. Just just it is अ पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम पूरा लॉज ऑफ मोशन ही स्टडी करेंगे, कोई सेपरेट नहीं स्टडी करेंगे, एंड विद फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा फ्रिक्शन क्या है, कैसे एक्ट करता है, एंड सारी डिटेल्स उसका फ्रिक्शन के बारे में। ओके, तो लेट्स डिस्कस इट देन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फ्रिक्शन। ओके, सबसे पहले फ्रिक्शन का ऑलरेडी क्लास 8th 9th में सब लोगों ने सुना ही होता है। तो फ्रिक्शन है क्या एग्जैक्टली, मतलब कैसे काम करता है, कब काम करता है, वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो फ्रिक्शन है एक फोर्स ही है, बट ये सिर्फ कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट में लगता है, मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट नहीं लगता है। अगर ये दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट लूज कर चुके हैं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ द फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। सो आई कैन से इट इज जस्ट द फोर्स acting on any contact surface, acting on contact surface of two objects। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, that it can oppose the motion, it may oppose the motion or create it। मीन मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, हमें क्लास 8th में क्या बताया जाता है, फ्रिक्शन इज समथिंग विच अपोजेस द मोशन, बट ऐसा नहीं है। इट मे अपोज द मोशन और इवन क्रिएट इट। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन को क्रिएट भी कर सकता है। तो ये लाइन तो बिल्कुल माइंड से हटा दो दैट फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। नो, फ्रिक्शन डज नॉट अपोजेस द मोशन ऑलवेज, समटाइम्स इट क्रिएट्स इट। वो आगे हम चैप्टर के लास्ट में स्टडी करेंगे, हाउ फ्रिक्शन कैन क्रिएट द मोशन। तो बात करते हैं फिर, जो हम क्लास 8th में पढ़ते हैं डेफिनेशन, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करें तो वो भी परफेक्ट हो जाएगी कि फ्रिक्शन अपोज तो करता है, लेकिन किस चीज का करता है, नॉट द मोशन, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। सो ऑल राइट, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अच्छा, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन का मतलब है दो कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन को अपोज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सपोज ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ऑब्जेक्ट है 10 की स्पीड से जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट है 5 की स्पीड से जा रहा है। बताओ दोनों स्लिप करेंगे या नहीं? ये 5 से स्लो है, ये वाला फास्ट है, तो ये 5 वाला स्लिप कर जाएगा ना। Yes. तो दिस इज कॉल्ड, there is a motion of, or I can say speed of A with respect to B। ये जीरो है क्या? जीरो नहीं है। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रिलेटिव मोशन है, B के रेस्पेक्ट में A स्लो चल रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर रिलेटिव मोशन है तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन आ जाएगा। ये यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं। तो देन देयर इज फ्रिक्शन, सो देयर मस्ट बी फ्रिक्शन। अच्छा, मस्ट बी मतलब फ्रिक्शन और भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैं जस्ट ये रिलेटिव मोशन वाली बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रिक्शन हो गई। लेकिन अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को, लेट्स से ए है और ये बी है, इन दोनों बॉक्सेस को सेम स्पीड दे देता हूँ, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो चांसेस है होगी क्या? नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इस सरफेस पर, तो ए की स्पीड रिलेटिवली मूव कर रहा है क्या बी के रेस्पेक्ट में?
स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है क्या? नहीं है। बी मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा होगा ना ए को कि वो किसके साथ जा रहा है, बी के ही साथ जा रहा है बिकॉज सेम स्पीड से। तो क्या ये सरफेस स्लिप होने का ट्राई कर रहा है? नहीं, दिस सरफेस इज नॉट स्लिपिंग। सो इसका मतलब ये सरफेस इज नॉट स्लिपिंग, इज नॉट स्लिपिंग। तो मतलब चांसेस है कि फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पर, नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट समझ में आया कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मतलब मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़े ना है कि पूरा मूव हो रहा है सिस्टम तो आप बोल दो नहीं फ्रिक्शन लगेगा ही। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन टर्म समझ में आया, फ्रिक्शन कब लग सकता है? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, अब बात कर लेते हैं फ्रिक्शन कितने टाइप का है, मतलब और उसे कैसे हम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं तो फ्रिक्शन को 2-3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिक्शन को स्मॉल एफ भी लिखते हैं और एफ आर भी लिखते हैं। तो दोनों यूज करते हैं हम फ्रिक्शन के लिए, एफ और एफ आर। अभी फ्रिक्शन के दो मेजर पार्ट्स हैं। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं एफ एस से। और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको लिखते हैं एफ के से। तो दोनों में समझे स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम आता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम आता है। मैंने बताया कि ये रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाला है फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे रिलेटिव मोशन हो रहा है और इवन ट्राई हो रहा है कि रिलेटिव मोशन के चांसेस हैं, अगर चांसेस हैं तो वहां पर जो है, अगर रिलेटिव मोशन के चांसेस है तो वहां पर फ्रिक्शन आएगा ही आएगा। तो स्टैटिक को पहले देख लेते हैं, स्टैटिक का मीनिंग क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छा, अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कुछ एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है। तो क्या यहाँ पर फ्रिक्शन के चांसेस हैं क्या? नहीं, फ्रिक्शन क्या है, नो। जीरो है, क्योंकि कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मोशन होने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन अभी बॉक्स रेस्ट पे है, अभी बॉक्स रेस्ट पर ही है, बट समवन इज ट्राइंग टू पुश इट। ओके, एक फोर्स से पुश कर रहे हैं बट उसको मूव नहीं करा पा रहे। इट्स लाइक कि ये 200 kg का है, मूव करा पाएंगे क्या नॉर्मल फोर्स, मतलब बहुत कम फोर्स से नहीं मूव करा पाएंगे। बट एज आई नो कि ये जो सरफेस है ये ट्राई तो कर रहा है ना एटलीस्ट मूव करने का। सो दिस कॉन्टैक्ट इज ट्राइंग टू मूव। तो फ्रिक्शन का काम क्या है कि अगर कोई रिलेटिवली मूव करना चाहता है तो उसे अपोज करे। सो फ्रिक्शन मस्ट कम टू अपोज इट। So friction must be there to oppose it. तो फ्रिक्शन जीरो होगा क्या? जीरो नहीं होगा। तो इन दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन किस टाइप का? स्टैटिक है। तो बेसिकली स्टैटिक का मतलब ये है कि रिलेटिवली सरफेस, अगर रिलेटिवली सरफेस में कोई मोशन नहीं आ रहा है तो फ्रिक्शन वहां पर क्या होगा? स्टैटिक टाइप का होगा। तो लिख लेते हैं स्टैटिक टाइप का फ्रिक्शन मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। जब रेस्ट पे होंगे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। समझ आया? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? स्टैटिक होगा। और रेस्ट का मतलब मैं लिख देता हूं एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब क्या है? बिल्कुल आपको दिख रहा है कि वो रेस्ट पे है। बट एक और टर्म होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटिव रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर एट रिलेटिव रेस्ट। रिलेटिव रेस्ट क्या चीज है? रिलेटिव रेस्ट वही मोशन वाली चीज। अगर ये 20 से जा रहा है और ये भी 20 से जा रहा है,
या लेट्स से ये 5 की स्पीड से जा रहा है और ये 5 की स्पीड से जा रहा है, तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे मे और मे नॉट बी फ्रिक्शन रहे। क्यों? क्योंकि ए बी के साथ चल रहा है, मतलब बी को तो लग रहा है ना कि ए कैसा है, रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि बी भी तो 5 से उसके साथ जा रहा है ना, तो बी को कभी लग ही नहीं रहा होगा कि ए कहीं पे जा रहा है, वो तो हमेशा उसके साथ ही रह रहा है। ठीक है, सो दिस सॉर्ट ऑफ सिनेरियो इज कॉल्ड रिलेटिव रेस्ट। और एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब ये कि बॉक्स रखा हुआ है। ओके, तो दोनों को ये टर्म समझ में है, व्हाट वी मीन बाय एब्सोल्यूट रेस्ट एंड व्हाट वी मीन बाय रिलेटिव रेस्ट। बताया, ये क्लियर है सबको? ओके, देखें, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन के ऑलरेडी दो टाइप होते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप और हैं, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो दो टाइप होते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लग रहा होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एकदम स्ट्रेट डेफिनेशन है, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब आपने एक बॉक्स है, उसको आपने स्पीड दे के छोड़ दिया, लेट्स से आपने दे दी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो अभी ये बॉक्स मूव कर रहा है ना, तो किस टाइप का फ्रिक्शन लगेगा इसमें? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। अभी अगर मैं यहाँ पर एक व्हील रख दूं, तो व्हील आगे मूव कर रहा होता है, और व्हील की खास बात है कि वो क्या कर रहा होता है, ऐसे रोल भी कर रहा होता है। रोल तो यहाँ पर किस टाइप का फ्रिक्शन लग जाएगा? रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ, तो अगर मैं बात करूं कि फाइनली एग्जैक्टली लगेगा कब? जब ये दो सरफेस क्या होंगे, ट्राई करेंगे स्लिप करने का। मतलब मैंने जैसे बताया, अगर ये एक ऑब्जेक्ट ए है और ये एक ऑब्जेक्ट बी है, दोनों 5 से जा रहे हैं, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन पॉसिबल है, बताओ वो काइनेटिक होगा क्या? यस सर। नो सर। नहीं होगा ना, यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन अगर लगेगा, तो F इज नॉट F काइनेटिक, नहीं, F कैसा होगा? स्टैटिक होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक तब लगेगा जब दो सरफेस रियल में स्लिप करेंगे। ये स्लिप कर रहे हैं क्या? नहीं, दोनों मूव कर रहे हैं, बट रिलेटिवली कैसे है ये लोग किस टाइप में है? रिलेटिव रेस्ट में है। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे फील करेंगे? ये रेस्ट पे फील करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तभी लगेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, स्लिप हो रहे हो। क्लियर? सो व्हेन objects are slipping, objects नहीं, surface, contacting surface is slipping, okay, with respect to each other, with respect to each other, okay. So जो दो सरफेस है वो जब स्लिप करने लगेंगे, तभी हम बोलेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। अदरवाइज कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। स्टैटिक। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू की बात करूं, तो वैल्यू यार बहुत अलग हो जाने वाली है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं ऐसे स्टैटिक को, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो देखें, स्टैटिक फ्रिक्शन और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों के बारे में लिखेंगे। तो यार स्टैटिक फ्रिक्शन की बहुत ही ज्यादा मतलब स्टार मार्क वाली चीज है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ, इट इज द मोस्ट एडजस्टेबल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोस्ट एडजस्टेबल फोर्स। ओके, मोस्ट एडजस्टेबल फोर्स का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि ये अपनी वैल्यू बहुत एडजस्ट कर सकता है। तो क्या इसका कोई फिक्स फार्मूला होगा क्या कि F इज इक्वल टू, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होगा। मोस्ट एडजस्टेबल का मतलब है इट कैन टेक एनी वैल्यू, सो एनी वैल्यू फ्रॉम
0 टू मैक्स वैल्यू। तो एक मैक्स वैल्यू होगी इसकी, एक इसकी कैपेसिटी होगी, एंड इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू मैक्स वैल्यू। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का खुद का कोई फॉर्मूला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, 0 से किसी भी मैक्सिमम तक हो सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है 0 से ज़्यादा या इक्वल भी हो सकता है कभी कभी स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड लेस देन और इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। डन। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो अगर हमने याद कर लिया तो बाकी तो पूरा क्या हो जाएगा, लॉजिकल बेस्ड हो जाएगा ना क्वेश्चन। मतलब मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला एकदम नया है, म्यू इंटू एन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन। मतलब फ्रिक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है। एन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, म्यू को मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पॉसिबल है, जहाँ पे म्यू क्या होता है, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन हमें पता है, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। ये मैंने स्टडी कराया है, बहुत ही एक्सप्लेन किया है इस पे कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बॉक्स ऐसे रखा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, इस ऊपर कॉन्टैक्ट से पुशिंग ऊपर अपवर्ड, ये नॉर्मल हो गया। और नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ठीक है, तो इस तरीके का नॉर्मल देख सकते हैं। नॉर्मल हमेशा इज इक्वल टू mg नहीं कर देना, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देन इसका मतलब ये mg ऐसा लग रहा है, लेकिन नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, नॉर्मल तो हमेशा कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगता है ना। तो क्या mg बैलेंस करेगा क्या नॉर्मल को, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, इस mg के तो क्या कर लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स कंपोनेंट करने पड़ेंगे। और मुझे पता है कि अगर ये थीटा होता है तो ये थीटा आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, mg cos थीटा। तो ये याद आया, सबको समझ आया कि नॉर्मल मतलब हमेशा ये मत मान लेना कि mg है, नॉर्मल कुछ भी हो सकता है। हाँ, कब हमेशा mg आता है नॉर्मल, जब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है बॉक्स, तब नॉर्मल हमेशा कितना आता है, mg जितना, वेट जितना। क्लियर। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं ये म्यू की, इसको बोलते क्या है, म्यू लिखने की जरूरत है क्या, आप जानते हैं म्यू। ओके, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। किन बातों पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये बेटा कॉन्टैक्टिंग नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इट डिपेंड्स अपॉन, सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बोथ द कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, तो एक सिंपल फीलिंग बताएं, अगर मैं सिंपल फीलिंग में बात करूं अगर, तो म्यू बहुत ही कम होता है। फ्रिक्शन कब कम लगेगा, जब सरफेस कैसा होगा, स्मूथ। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। मतलब म्यू इज स्मॉल फॉर स्मूथ सरफेस एंड म्यू इज हाई फॉर रफ surfaces। तो यार म्यू के बारे में सबको क्लियर है, म्यू क्या है, एन क्या है। ओके। अच्छा, जब हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम म्यू एस यूज करते हैं। म्यू एस का मतलब क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, फिर हम क्या टर्म यूज करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे स्मॉल एस लगा देते हैं, म्यू एस इंटू एन। ओके, चले फिर बात कर लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक सबको समझ आया। स्टैटिक मतलब बहुत ही स्मार्ट फोर्स,
स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बहुत ही स्मार्ट, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है बिटवीन 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एडजस्टेबल टाइप का फोर्स है बहुत ही ज्यादा। फिर बात करते हैं सेकंड काइनेटिक फ्रिक्शन की। सर काइनेटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल नहीं है, स्ट्रेट है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या इतना है तो इतना ही लगेगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो फिक्स है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इतना ही लगेगा। सो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन आई विल से एफ के इट इज म्यू इनटू एन ही है, बस म्यू क्या यूज करेंगे, काइनेटिक वाला यूज करेंगे। तो म्यू के का यहाँ पे मीनिंग क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो यार अगर हम देखें तो एफ मैक्स का और एफ के का, इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम है ना, और फ्रिक्शन बात की मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, ऐसा कुछ एडजस्टेबल नहीं है, इट इज नॉट एडजस्टेबल, इट इज नॉट एडजस्टेबल एंड it has fixed value, a fixed value। अब बात करते हैं कि दोनों की जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो म्यू इंटू एन है स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा है, म्यू के इंटू एन। तो हमें म्यू एस और म्यू के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि दोनों का कैसे एक्ट करते हैं। देखें, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा, हम इसको पुश कर रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा, एफर्ट काफी लगाना पड़ेगा अगर हम किसी बहुत ही हैवी बॉक्स को मूव कराना चाहते हैं, तो एफर्ट इज हाई, एफर्ट इज हाई। अच्छा, फ्रिक्शन किस टाइप का लग रहा होगा, स्टैटिक। स्टैटिक, स्टैटिक, ठीक है। अभी क्या होता है, थोड़ी देर बाद जैसे ही आप फोर्स बढ़ाते जाते हो, उसके बाद क्या होता है, सडनली ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो आप कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हो और सडनली ये मूव करने लग जाता है। तो अगर ये सडनली मूव करने लग जाता है, किसी भी स्पीड से सडनली मूव करने लग जाता है, तो आप ये फील करोगे कि आपका एफर्ट सडनली थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, आप ये बिल्कुल फील कर सकते हो जब आप कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट पुश करते हो, तो स्टार्टिंग में हार्ड होता है, लेकिन जैसे एक बार मोशन आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है, वो फास्ट जाने लगता है। ये फील किया है सबने, यस सर। बताओ यस यार, ये सर। पक्का फील किया है ना। कोई कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, आप स्टार्टिंग एकदम मूव कराओगे तो टफ रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मूव हुआ तो तेजी से, मतलब फास्ट स्लाइड होता है, कम एफर्ट में स्लाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि स्लाइड होने लग गया, तो फ्रिक्शन कैसा है, काइनेटिक है। बट काइनेटिक। एक चीज समझ में आ रहा है कि इस केस में जो एफर्ट है वो कम लग रहा है, इसका मतलब इस केस में अपोज तो मैक्स है, अपोज इज मैक्स, और इस केस में अगर एफर्ट हमें कम लग रहा है, इसका मतलब अपोज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अपोज डिक्रीजेज। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो यहाँ से रिजल्ट हम कंक्लूड करते हैं दैट म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, और ग्रेटर देन का मतलब ये नहीं कि हमेशा ग्रेटर रहेगा, समटाइम्स इट माइट बी इक्वल आल्सो। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इक्वल भी हो सकता है या फिर काइनेटिक के से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हमें देखें, बिकॉज म्यू एस माइट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन म्यू के, इसका मतलब जो मैक्स वैल्यू ऑफ स्टैटिक है इधर वो काइनेटिक के बराबर रहेगी या फिर हमेशा काइनेटिक से ज्यादा रहेगा। ये कंफर्म हो गया।
तो ये बात सबको समझ आई यार? ये पॉइंट समझ में आया सबको? भाई इसमें किसी को कोई डाउट इसमें कि म्यू एस जो है स्टैटिक जो है वो काइनेटिक से हमेशा ज्यादा रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कुछ गिवन ही नहीं है तो ऑलवेज कंसिडर कि स्टैटिक काइनेटिक सब लोग क्या है, सेम है। सो व्हेन स्टैटिक काइनेटिक is not given separately, in question, then consider all mu s equal to mu k is equal to just mu। ठीक है, फिर हमें म्यू एस म्यू के ऐसा सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, म्यू एस को ही हम म्यू लिख सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन उसी तरीके से रहेगा। क्या फ्रिक्शन उसी तरीके से लगेगा? फ्रिक्शन में कोई चेंजेस मत कर देंगे। फ्रिक्शन जो लगेगा वो अभी भी दो तरीके से ही लगेगा। कैसे लग रहा था फ्रिक्शन? स्टैटिक लग रहा था या फिर काइनेटिक लग रहा था? स्टैटिक में कैसा लग रहा था? 0 टू एफ मैक्स। और एफ मैक्स का मतलब क्या है? 0 टू एफ मैक्स का मतलब ये है, ये हो जाता है 0 टू एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू एन। और काइनेटिक हमेशा क्या लगेगा? म्यू इंटू एन, क्योंकि म्यू के लगने वाला है बट म्यू के भी कैसा हो गया है? एक सिंपल म्यू के जैसा हो गया है। तो ये चीज थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि स्टैटिक को फिर 0 टू म्यू एन कुछ भी हो सकता है और काइनेटिक हमेशा क्या लगेगा? म्यू इंटू एन जितना लगेगा। तो बताया यार, ये लॉजिक समझ में आया काइनेटिक और स्टैटिक का? अगर हम इनके ग्राफ देखें, अगर हम इनके ग्राफ देखें फोर्सेस के ग्राफ देखें, सवाल से कि ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एकदम एडजस्टेबल फोर्स है, 0 टू म्यू इंटू एन जितना हो सकता है, मतलब 0 टू म्यू इंटू एन जितना हो जाएगा। ये क्या है? मैक्स वैल्यू है, एफ मैक्स। लेकिन मैंने जस्ट अभी बताया कि रियल में क्या होता है? काइनेटिक थोड़ा सा कम होता है। उसका मतलब ये है कि जब तक रेस्ट पे था मैक्स तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या फुल वैल्यू लगेगी? क्या नहीं, वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर वो कभी बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है। तो बेसिकली ये क्या बन जाती है हमारी? ये बन जाता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये फिगर मैं बना रहा हूं तो ये कंसिडर करके बना रहा हूं दैट म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। इक्वल का फिगर नहीं बना रहा हूं। पॉइंट समझ आया? तो यहां पर फ्रिक्शन क्या है? ये स्टैटिक है, ये मैक्स वैल्यू है। मैक्स वैल्यू को यार एक और चीज बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू समझ गए क्यों बोलते होंगे? क्योंकि दिस इज द लिमिट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इससे ज्यादा नहीं लग सकता है। समझ आया? पॉइंट सबको समझ आया कि दिस इज द मैक्स पॉसिबल वैल्यू, मतलब इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता है। सो फ्रिक्शन कैन नॉट एक्सीड दिस वैल्यू, फ्रिक्शन कैन नेवर exceed this value. So I'll say this is the limit of friction. So this is the limit of friction, that's why also known as limiting friction. बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन में किसी को कोई डाउट कि इसका जो नेम है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हम कह सकते हैं इसको? ओके, तो यहाँ पर मैंने ग्राफ में बताया कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और ये अपना काइनेटिक फ्रिक्शन है। अच्छा, एक चीज और, क्या होगा यहाँ पर देखो मैंने डायरेक्टली जंप करा दिया है, बट क्या रियल में ऐसा होता होगा? मतलब ऐसा होगा क्या कि अभी स्टैटिक था और तुरंत काइनेटिक कम हो गया? थोड़ा कुछ तो एक स्मॉल अमाउंट का टाइम लगेगा ही ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक जो है इन दोनों के बीच में ड्रॉप जरूर आता है। ठीक,
तो यहाँ पर मैं इसको स्टैटिक लिमिटिंग और ये काइनेटिक, और ये मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करके बनाया है कि एक्चुअल में देखेंगे तो आप थोड़ा सा आपको एक ग्राफ मिल सकता है कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्टैटिक की वैल्यू काफी 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यार ये बताओ पहले, स्टैटिक काइनेटिक इन सबको समझ में आया कि स्टैटिक काइनेटिक क्या है, कैसे डिस्कस करते हैं इनकी वैल्यूज को? ओके, अब फ्रिक्शन को अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रिक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि फ्रिक्शन को बनाते कैसे हैं। सो फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन स्पेशल पॉइंट टाइप देख लेना, इसे स्पेशल पॉइंट टाइप याद करना है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में ये काम आएगा। ठीक है, सो स्पेशल पॉइंट टाइप देख लेंगे। Number 1, it always comes in a pair. Friction always acts in pair. In pair का मतलब क्या है कि it will act on both the contacting objects. So acts on both contacting objects. अच्छा, both the contacting object होगा और act कहाँ पे करेगा? Along the tangent of contact. Okay, so acts along the contact. ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब देखें, सपोज ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, और लेट्स से ये दोनों इस तरीके से हमें गिवन है। ठीक है, तो ये 5 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आना चाहिए। और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड टाइप है जो रेस्ट पे है। तो अब देखो फ्रिक्शन कैसे कैसे लग रहा होगा, बताओ। ग्राउंड को क्या लग रहा होगा कि बी वाला बॉक्स कहाँ जा रहा है? ग्राउंड को क्या लग रहा होगा, बी वाला बॉक्स कहाँ जा रहा है? आगे। तो ग्राउंड इसका मतलब क्या करेगा? अपोज करेगा किसको? बॉक्स की रिलेटिव मोशन को। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या ट्राई करता है? अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो अगर बॉक्स आगे जाना चाह रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बॉक्स फ्रिक्शन कैसे लगाएगा उसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आया? तो लेट्स से इसका नाम है F1। पॉइंट समझ आया? ग्राउंड को क्या लग रहा है कि बॉक्स कहाँ जा रहा है? आगे। तो अपोज करने के लिए कहाँ लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन? पीछे। अब पहली वाली लाइन, फ्रिक्शन, पहले ये देखें, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द कॉन्टैक्ट। क्या मैंने फ्रिक्शन का एरो ऐसे बनाया क्या? नहीं, फ्रिक्शन ये जो कॉन्टैक्ट है इसके अलोंग ही लगेगा, इस कॉन्टैक्ट में ही वो फ्रिक्शन लगेगा। ये थर्ड लाइन थी। अभी देखें, इट एक्ट्स ऑन बोथ द कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो एक तो बी है और दूसरा यहाँ पर कॉन्टैक्ट क्या है? ग्राउंड। मतलब दोनों में लगेगा, ग्राउंड भी लगेगा। और ये पेयर में आता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में। तो अगर ऑब्जेक्ट पे इस तरफ लग गया तो ग्राउंड पे किस तरफ लगेगा फ्रिक्शन? आगे की तरफ। समझ आया सबको? बताए कोई डाउट? फ्रिक्शन कहाँ पर कब कैसे लगेगा? तो बॉक्स में कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। और ग्राउंड में कहाँ लगेगा? इसका मतलब आगे की तरफ, क्योंकि इसे पेयर में आना है। ओके, अच्छा, आप देख रहे हो मैंने एरो ऐसा हाफ बनाया है। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप फुल एरो भी बना सकते हैं। हाफ पर्पस ये होता है कि ये बताता है कि फ्रिक्शन कैसे आएगा? हमेशा पेयर में आएगा। समझ आया हाफ बनाने का पर्पस क्या था? इस तरीके से, पेयर ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ऊपर वाले बॉक्स को देख लेते हैं। अच्छा, बी को क्या लग रहा होगा कि ऊपर वाला ब्लॉक्स पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है उससे? पीछे जा रहा है भाई, ये 10 से जा रहा है और वो ब्लॉक किससे जा रहा है?
5 मीटर पर सेकंड से, मतलब ये स्लो है ना, तो ए को क्या लगने वाला है कि ये तो पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो अगर ए को लग रहा है, सॉरी बी को लग रहा है कि ये कहाँ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, तो कहाँ पर फ्रिक्शन लगाएगा बी फिर? आगे आगे की तरफ। तो ये बात अब मैं लिख नहीं सकता हूँ, ये आपको मैं इसीलिए एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, तो जो लोग लेक्चर में रहते हैं उनको ये चीजें ज्यादा फील होंगी, क्या कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है 10 फाला फास्ट जा रहा है, ये स्लो है, तो 10 को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट तो पीछे रह गया ना, पीछे रह गया तो क्या करेगा फ्रिक्शन, इसमें आगे की तरफ एक्ट करेगा। अच्छा, क्या ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन सेम होंगे क्या? नहीं भाई, ग्राउंड के कांटेक्ट का नेचर अलग होगा, ये दोनों बॉक्सेस के कांटेक्ट का नेचर अलग होगा। तो यहाँ पर कोई मैंने फ्रिक्शन नंबर 2 लिख रहा हूँ, कोई नया फ्रिक्शन आ गया। अब क्या समझा है, फ्रिक्शन हमेशा कैसे लगेगा, पेयर में। तो अगर इसमें आगे लग गया तो इस बॉक्स में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा फिर? पीछे। पीछे की तरफ। तो अभी समझ में आया फ्रिक्शन कैसे काम करेगा? फ्रिक्शन का ये पॉइंट समझ आया कि फ्रिक्शन को कैसे बनाना है? यस सर। ओके गुड। तो आई गेस आपको ये समझ आ गया कि फ्रिक्शन को कैसे यूज करना है। तो अब हम सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ जा सकते हैं। ओके चले, तो क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, चीजें आपको और भी क्लियर समझ में आने लग जाएंगी। देखें, चले बेसिक एग्जांपल से पहले स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। बहुत ही सिंपल से पहले शुरू करता हूँ, एकदम एकदम सिंपल से, मतलब एकदम सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 kg है और लेट्स से ये एफ है, ठीक। यहां पर अगर अगर आपको लिखा हुआ है क्या, स्मूथ, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में अगर लिखा हुआ है स्मूथ, तो स्मूथ का मतलब समझना होता है कि म्यू क्या है, 0, 0 ठीक है। अगर लिखा हुआ है फ्रिक्शन लेस, तब तो बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करना ना फ्रिक्शन, तभी क्या है, म्यू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं अभी कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो क्या कोई अपोज करेगा क्या? नहीं। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक किस फॉर्मूले से देखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ओवर एम। एम m कितना है, 10 kg है, तो एफ ओवर 10 आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। जो भी एफ होगा उसकी वैल्यू रख देंगे और वहां से आ जाएगा। तो बेसिकली ये तो मैंने ऐसे लिख दिया कि फ्रिक्शन नहीं है तो फिर फ्रिक्शन को सोचना भी नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर फ्रिक्शन है तो फिर क्या क्या सोचना पड़ेगा हमें, कैसे देखेंगे वो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये 10 kg का बॉक्स था, 10 तो बहुत कम हो गया, 50 kg कर देते हैं। और अब आपको दे दिया है कि ये सरफेस का कुछ तो फ्रिक्शन है और म्यू दे दिया इस तरीके से 0.4। मैंने म्यू ए से म्यू के कुछ लिखा क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखा, तो यही म्यू एस है और यही म्यू के है, कोई टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर मैंने लिख दिया ऐसे म्यू एस इज 0.5 और लिख दिया म्यू के इज 0.4, तो अब देखें, क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम फोर्स required to pull this box। अच्छा, मिनिमम ऐसा नहीं है कि आप 10 न्यूटन लगा दोगे तो पुल कर लोगे, नहीं। आपको अगर इसे पुल करना है तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों क्यों लगाना पड़ेगा, रीजन, जब आप इधर पुश करेंगे, जब आप इसको आगे की तरफ पुल करेंगे एफ से, तो कौन वहां पर आ जाएगा, किसे खराब लगेगा, ये ग्राउंड है। ग्राउंड कहेगा कि यार ये ऑब्जेक्ट तो आगे जाना चाह रहा है, तो ग्राउंड इसमें क्या लगा देगा, पीछे की तरफ क्या लगा देगा, फ्रिक्शन लगा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक हम फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर देते हैं। तो टू मूव द ऑब्जेक्ट, टू मूव द ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए,
जो F है वो ज्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन की फुल पावर से, F की मैक्स वैल्यू से भी ज्यादा होना चाहिए। समझ आया सबको? अच्छा, फिजिक्स में क्या होता है, सपोज फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 200, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 201 में चलने लगेगा। ये श्योर है सबको ना? यस सर। हाँ, अभी क्या है फिजिक्स में हम थोड़ा सा एक चेंजेस करते हैं कि यार अगर ये 200 है, सोचो मैंने लगा दिया 200.0000000, बहुत सारे लगा दो 1, बताओ अभी भी चलने लगेगा या नहीं? यस सर। बिल्कुल, बिकॉज इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 200, ये चलेगा ही। तो फिजिक्स में जो स्लाइटली ग्रेटर है, इसे तो मतलब कितने भी जीरो लगा के ऐसे 1 भी दे दिया तो ये चलने लगेगा ना। तो इसका मतलब स्लाइटली ग्रेटर को हम 200 जितना ही मान लेते हैं। समझ आया? तो कोई दोबारा इसमें तो डाउट नहीं पूछेगा ना, सर 200 मैक्सिमम चाहिए, 200 में चलने कैसे लगेगा? मैं मान रहा हूं कि ये 200 से थोड़ा सा ज्यादा है, बट वो मतलब सिग्निफिकेंट ही नहीं है, तो ये मान लेंगे कि 200 पे ये चलने लग जाएगा। क्लियर सबको? तो टू मूव द ऑब्जेक्ट एफ मैक्सिमम जितना होना चाहिए, बट अब मैं यहां पर बोल दूंगा ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल भी काम चल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वही फोर्स हो जाएगा। तो बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? स्टैटिक होगा ना अभी? यस सर। हाँ, तो स्टैटिक की मैक्स वैल्यू बताओ कैसे निकालते हैं? म्यू इनटू एन। एन। और मुझे पता है अगर ये हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है तो एन किसके जैसा हो जाता है? mg mg के जितना। तो रख देते म्यू एस कितना है? 0.5 इंटू एम कितना है? 50 kg इंटू जी मैंने बताया हम 10 ले सकते हैं। सो कितना आ गया फोर्स? 250। तो मतलब मिनिमम हमें कितना लगाना पड़ेगा? 250 लगाना पड़ेगा और उसके बाद वो चलने लग जाएगा। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। पता है इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो क्यों एक्सेलरेशन आएगा? हमने तो जस्ट बैलेंस किया है, बट आपको पता है ना कि अगर कंटिन्यूअसली मूव होते रहेगा तो थोड़ी देर में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, इसका मतलब 250 भी उसे क्या होगा? ज्यादा फील होने लगेगा ना। तो पहले हम लिखेंगे मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, एफ मिनिमम रिक्वायर्ड टू मूव, कितना है वो? 250 न्यूटन। तो अभी मूव करने के लिए 250 चाहिए, बट अगर ये स्टार्ट कर दिया मूव करना, व्हेन इट स्टार्टेड मूविंग, व्हेन इट स्टार्टेड मूविंग, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्या सिचुएशन होगी? क्या एफ एस लगेगा क्या? नहीं, नो। एफ की जगह पर क्या काम करेगा? के। एफ के। सो आई विल से फ्रिक्शन विल बिकम एफ के। तो एफ के तो कम होगा ना यार, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं एफ के कितना होगा। बताओ एफ के कितना होगा? म्यू के इंटू एन। अच्छा, म्यू के कितना है? 0.4, एन कितना है? एम जी जितना 50 इंटू 10, तो ये कितना हो गया? 200। इसका मतलब जब रेस्ट पे था, देखना मैं फिगर बनाता हूँ, जब ये 50 kg का बॉक्स रेस्ट पे था तो हम फोर्स कितना लगा रहे थे? 250। 250। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कितना लग रहा था? 200। स्टैटिक। 250 लग रहा था भाई, स्टैटिक रेस्ट पे है। यस सर। लेकिन जब ये मूविंग होने लग गया, मूविंग और इन मोशन, तो इसका मतलब हमने तो ये फोर्स तो 250 ही लगाया, बट फ्रिक्शन कितना हो गया? काइनेटिक हो गया। फ्रिक्शन कैसे हो गया? काइनेटिक। और वो कितना हो गया? 200। तो बताओ क्या फोर्स जीरो है? क्या बैलेंस्ड है? क्या फोर्स? नहीं। तो इसका मतलब इसे क्या मिल जाएगा थोड़ी देर में? एक्सेलरेशन। तो क्या होगा? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ नेट कितना है? 250। अपोज को कितना हो रहा है? 200। अपोज हो रहा है सिर्फ 200 का।
इज इक्वल टू m कितना है 50 इंटू ए। सो देखो 250 माइनस 200 क्या बचेगा 50, और ये 50 फिर डिवाइड देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही वो मूव करने लगेगा आपको क्या फील आने लगेगा कि एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। बात समझ आई? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन सडनली काफी कम हो गया। अगर कम नहीं देता तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, एक्सेलरेट होता ही नहीं, वो हमेशा स्मूथली कांस्टेंट स्पीड से जाता रहता। तो बताओ यार ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं सबको? फ्रिक्शन का ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं बताएं? यस सर। पक्का सबको? स्टैटिक और काइनेटिक का क्या पॉइंट है? ओके, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि नॉर्मल हमेशा mg नहीं होता है। ये मत मान के चलने लगना कि नॉर्मल हमेशा mg होता है और उसी के अकॉर्डिंग करना, नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं। सोचो एक वॉल है, और इस वॉल पे आपने एक बॉक्स ऐसे रख दिया है इस तरीके से, लेट्स से 30 kg का है। क्या ये बॉक्स ऐसे वॉल पे रहेगा? क्या ये नीचे गिर जाएगा? इस सरफेस नीचे गिर जाए। इस सरफेस का म्यू है, काफी है म्यू 0.6 है। बताओ नोट mg लगेगा? हाँ, फ्रिक्शन इसे बचा सकता है ना। अगर mg नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसे सेव करने का ट्राई करेगा ना। फ्रिक्शन ऊपर लग सकता नॉर्मल नहीं है ना मुझे। है, यस नॉर्मल नहीं है यहाँ पर कोई। तो यहाँ पर बिकॉज म्यू इज देयर बट फ्रिक्शन इज जीरो, फ्रिक्शन कैन नॉट होल्ड इट because there is no normal reaction. ठीक है, there is no normal force, तो इसलिए ऑब्जेक्ट विल स्लाइड डाउन, ऑब्जेक्ट विल स्लाइड डाउन, नीचे गिर जाएगा वो। फ्रिक्शन उसे रोक नहीं पाएगा क्योंकि कोई भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मतलब इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, mg थोड़े ना इस बार कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये हम बता रहे थे कि अगर ऐसे वर्टिकल पे आपने रख दिया तो वो ऑब्जेक्ट, आपको ये तो पता ही, मतलब ये तो फील ही हो रहा है ना, ऐसे वॉल पे कुछ भी रख दोगे छोड़ दोगे तो वो स्टिक कर जाएगा क्या? नहीं ना, नीचे गिर जाएगा। फ्रिक्शन थोड़े ना उसे रोक पाएगा। फ्रिक्शन इसे कब रोक पाएगा? जब इसे नॉर्मल मिलेगा। अच्छा, नॉर्मल मिलने के लिए कोई ना कोई फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए। तो आपको ये बेसिकली फील भी हो रहा है कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को ऐसे यहाँ पर रखना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट्स से हमने F इज इक्वल टू, यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया हुआ है, लेट्स से 200 न्यूटन का। डन। तो अगर मैंने अभी फोर्स लगा दिया तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ पर किसके जितना हो जाएगा नॉर्मल? 200। 200 कि अगर ये इधर फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स इसे बैलेंस करने के लिए जनरेट हुआ है नॉर्मल। तो यहाँ से पता चला कि नॉर्मल है, इसका मतलब यहाँ पर अब फ्रिक्शन अपोज करेगा। सो यहाँ पर फ्रिक्शन आ जाएगा और यहाँ पर नीचे mg लगेगा। अब नॉर्मल आ गया है, लेट्स से कांटेक्ट सरफेस म्यू दिया हुआ है 0.5 का। तो बताएं फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? तो फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ मैक्स देखें कितना होगा, म्यू इंटू एन। और अच्छी बात यह है कि इस बार एन हमें पता है, एन कितना होगा? एफ जितना होगा, मतलब एन कितना होगा? 200 होगा। कोई डाउट किसी को एन निकालने में यहाँ पर? अच्छा, ये 200 हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया? फ्रिक्शन 100। सो बेटा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है? 100। और जबकि इसका वेट mg कितना है? 30 kg 300। 30 इंटू जी की वैल्यू 10, कितना आ गया? 300। तो क्या ये इसे रोक पाएगा क्या? नहीं, फ्रिक्शन नो का भाई रोक नहीं पाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन, इवन फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू इज लेस देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट विल स्लाइड डाउन। इसका मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल मूव डाउन।
अच्छा, अगर नीचे जाएगा तो क्या फुल एक्सेलरेशन से जाएगा क्या? नहीं। अब कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन लग ही रहा है ना। तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है? वेट हमें पता है 300 लग रहा है, जबकि फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 100। तो नेट फोर्स कितना आ गया? बताएं, नेट फोर्स कितना आ गया यहाँ पर? 200 200 आ गया। तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम इंटू ए। एफ नेट कितना है? 300 नीचे जा रहा है और अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन उसको 100 का अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू एम इंटू ए। 30 तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 200 20/3 30। तो 20/3 का एक्सेलरेशन उसमें आ जाएगा। तो ये पॉइंट सबको समझ आया कि एक्सेलरेशन कैसे अब निकाल लेंगे, फ्रिक्शन का क्या यूज है यहाँ पर। हर बार ऐसे mg नहीं मार देना, हर बार फ्रिक्शन म्यू इंटू mg नहीं कर देना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रिक्शन को म्यू इंटू mg मत हर बार ऐसे कर देना, नहीं, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू n, नॉट mg। अच्छा, अब सोचो मुझे अगर इसे रोकना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना चाहिए। तो अभी बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड F required to hold the box steady, to hold the box, ओके। बताए कितना लगाना पड़ेगा कि अगर हमें होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखना है तो मतलब फ्रिक्शन कितना होना चाहिए बताओ? ये कितना है? 300 300। तो इसका मतलब टू होल्ड फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? 300 300। टू होल्ड फ्रिक्शन बिल्कुल मैक्स होना चाहिए जो है 300। अच्छा, फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है? फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू इनटू एन। n वो कितना होना चाहिए? 300 होना चाहिए, 300। ठीक है। अच्छा, म्यू हमें ऑलरेडी पता है 0.5। एन अभी हमने बताया कि क्वेश्चन में इधर से क्या लग रहा था, एक एफ लग रहा है, वो हमें फाइंड करना है। और इसी की वजह से क्या जनरेट हुआ था? एन जनरेट हुआ था इस एफ के वजह से। सो 0. एन क्या है? एफ ही है, इज इक्वल टू 300। तो एफ इज इक्वल टू 0.5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 600। मतलब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 600 न्यूटन जब हम फोर्स लगाएंगे तब चांस है कि ये बॉक्स जो है रुक पाएगा। और बहुत ही टफ होता है, आप समझो वॉल पे ऐसे वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को रोक रखना काफी टफ होता है। आप 30 kg भी बहुत बहुत टफ आप लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर ये 20 kg का बॉक्स है, आप इसको अपने हैंड्स में ऐसे पिक करके रख सकते हो, लेकिन आप सोचो कि इसे वॉल के सपोर्ट पे होल्ड रखना है ऐसे पुश करके, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपका ये जो एफ है ये पूरा यूज हो ही नहीं रहा एमजी को बैलेंस करने में। क्या एफ बैलेंस कर रहा है क्या एमजी को? नहीं। कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में तो म्यू मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जो कि 1 से कम है। मान लो 0.4 है, तो देख रहे हो आपका सिर्फ 40% फोर्स ही काम आ रहा है फ्रिक्शन में। इसलिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को वॉल के अगेंस्ट होल्ड रखना। तो बताओ यार, ये समझ में आया सबको? यस सर। क्वेश्चन पूरा समझ आया कि हमें से एमजी नहीं कर देना है, एज पर द क्वेश्चन हमें सिनेरियो सॉल्व करना है। डन। चले और भी थोड़े से देख लेते हैं कुछ चीजें। जैसे फील करेंगे, ये क्वेश्चन फील करें। सपोज ऐसे ओपन ट्रैक है और ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है, लेट्स से इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट हो रहा है सडनली। और लेट्स से इसमें कोई एक बॉक्स रखा हुआ है 50 kg का। क्या लगता है जब ये एक्सेलरेट होगा बॉक्स कहाँ जाएगा? पीछे। पीछे नीचे गिर जाएगा यार, बिल्कुल गिर जाएगा। समझ आया सबको? गिर जाएगा। तो अगर ये गिरने वाला है, बट अच्छी बात यह है कि बॉक्स गिर नहीं रहा है, तो इसका मतलब कोई तो बचा रहा होगा इसे। तो कौन बचाएगा? फ्रिक्शन बचाएगा यहाँ फ्रिक्शन पर। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन needed so that
the box remains at rest. Slipping, okay. चले तो बताए, तो ये क्वेश्चन क्या लगता है, सबसे पहले कौन सा फोर्स उसे पीछे लग रहा होगा? Pseudo. Pseudo force. सूडो फोर्स। तो मैं यार सबको रिकॉल कराने का ट्राई करता हूँ, सब लोग ये चीज देखेंगे, सब लोग ये बात याद रखने का ट्राई करें। क्या? सूडो फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट में है तो उसे एक अजीब सा फील, जो एक एक्स्ट्रा फील होता है, दैट फोर्स इज सूडो फोर्स। मतलब मैं फिर से एग्जांपल बताता हूँ, सपोज एक कार में बैठे हो आप और सडनली कार एक्सेलरेट होती है तेजी से, कोई सडनली एक्सेलरेशन लेता है, तो आपको एक बैकवर्ड फील आता है ना कि किसी ने तो बैकवर्ड ऐसा फोर्स लगाया। क्या रियल में कोई आपको फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं, बिकॉज ये फोर्स रियल नहीं है, सूडो है, इसीलिए इसका नेम भी सूडो रखा हुआ है। ये एक सूडो फोर्स है। और अमाउंट कितना होगा इस फोर्स का? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स को अगर मैं देखूं, इस बॉक्स को अलग से बनाऊं, तो इस बॉक्स में क्या लग रहा है, बिकॉज ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो इसे क्या लग रहा होगा पीछे की तरफ? सूडो फोर्स। अच्छा, सूडो की वैल्यू कैसे निकालते हैं? m इनटू ए से। सो कितना फोर्स लग रहा होगा? 15/5। कितना फोर्स बैकवर्ड में लग रहा है? 250 न्यूटन। 250. अच्छा, अब हमें इसे होल्ड करके रखना है, तो अगर ये पीछे सूडो लग रहा है तो बचाने के लिए कौन आगे लग रहा होगा? फ्रिक्शन। अच्छा, फिर आप बोलोगे सर ट्रक को भी फ्रिक्शन लग रहा होगा। बिल्कुल लग रहा होगा, ये ट्रक का सरफेस है, ट्रक के सरफेस को फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? पीछे की तरफ लग रहा होगा। बट हमसे ट्रक के लिए नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम ट्रक के बारे में टेंशन नहीं लेंगे, बॉक्स के बारे में बताएंगे। अगर ये रेस्ट पर है तो क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन किसे बैलेंस करेगा? सूडो को। Pseudo को. अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इनटू एन। N. और सूडो कितना है? m इनटू ए। A. म्यू हमें फाइंड करना है। अच्छा बताओ, ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है ना, हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है बॉक्स, तो नॉर्मल कितना है? mg. mg जितना। G. और ये हो गया m इनटू ए, तो यहाँ से m तो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। अब सॉल्व कर लो, म्यू इनटू जी क्या हो गया? 10 ले लेते हैं, 10. और ए कितना है? 5। सो म्यू कितना आ गया? 0.5। ठीक है, ए को थोड़ा अलग ले लेते हैं, तो 0.5 थोड़ा फील कम आता है। ए को 4 ले लेते हैं लेट्स से। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4। बताओ, कोई डाउट किसी को इसमें? बताएं, किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके गुड। तो मुझे लगता है फ्रिक्शन का काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि एक बॉक्स में किस टाइप पे फ्रिक्शन लगेगा, क्या होगा, पूरी सिचुएशंस क्लियर हो गई काफ़ी। ओके, हाँ चले। तो अगर मैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन दे दूं कि लेट्स से इसी में अगर अब हम फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं, म्यू 0.6 कर देते हैं, और फोर्स जो आगे लग रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, उसको अभी 4 था, उसको 5 कर देते हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट गिर जाएगा या नहीं गिरेगा? तो चेक कर सकते हैं, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है सूडो तो वो नहीं गिरेगा। अगर सूडो ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन से तो पक्का वो कहाँ चला जाएगा? पीछे की तरफ गिर जाएगा। तो ये सारे सिनेरियो समझ में आए सबको? Yes, sir. ओके, चलो अब सॉल्विंग थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने बेसिक सॉल्विंग की, नॉर्मल जिसमें बहुत ही क्लियर दिख रहा था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें नॉर्मल थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको याद होगा, अगर हमने फोर्स को किसी एंगल पे लगा दिया, लेट्स से ये F लगा हुआ है और ये कितने एंगल पे लग रहा है? 37 डिग्री पे। F इज इक्वल टू 100। तो बताओ, क्या इसको 100 पुल करने वाला है क्या? नहीं, कौन पुल करने वाला है? इसका मतलब इसे 100 का एक Component. कंपोनेंट, 100 का एक
कंपोनेंट इसे पुल करेगा। तो सॉल्व करें, चले आप लोग सॉल्व करें। 20 kg का बॉक्स है, क्वेश्चन है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ओके, म्यू दे देते हैं, चले म्यू दे देते हैं यहाँ पर। इस सरफेस का जो म्यू है दैट इज 0.3। एंड म्यू के भी दे देते हैं, चले इट इज 0.25। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहली चीज, वेरी फर्स्ट स्टेप होना चाहिए क्या, कंपोनेंट कर लेना। तो ये 20 kg है, इसमें हमें तुरंत सबसे पहला काम करना चाहिए। ये 37 डिग्री में दिया था, तो हमें क्या कर लेने हैं, तुरंत इसके कंपोनेंट कर लेने हैं। ठीक है, करें, जल्दी से सॉल्व करें। 1 meter per second square. आंसर इन द टेक्स्ट बॉक्स। ओके, ओके, वेरी गुड यार, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया यार, बहुत ही अच्छा। इसका मतलब थोड़ा तो स्पीड फास्ट हुआ है आप लोग का। वेरी गुड, चले तो मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ। अब मैं बार बार, वैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं लिख देता हूँ, यूजुअली इतनी सारी चीजें लिखूंगा नहीं मैं। मुझे पता है कि थीटा इस एक्सिस के साथ दिया है, तो इसमें आएगा एफ इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस 37 डिग्री। तो एफ कितना है अभी, एफ है 100 इंटू कॉस 37 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 4/5। तो इसका मतलब ये फोर्स कितना हो जाएगा 80। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ इंटू साइन थीटा। साइन 37 साइन थीटा। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 60। आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेंगे। अच्छा, what are the other forces acting? We need to draw the FBD. It is weight. Weight is how much? mg। तो mg कितना हो जाएगा 200। डन। अच्छा, ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट सरफेस है, तो मतलब इसके परपेंडिकुलर एक क्या लगना चाहिए, नॉर्मल। तो इसका मतलब हमने एक चीज यहाँ पर अभी नहीं ड्रॉ की, दैट फोर्स इज नॉर्मल। तो मैंने क्या क्या समझाया था, क्या ये बॉक्स ऊपर नीचे वर्टिकल में कहीं जा रहा है क्या ये बॉक्स, नहीं। तो वर्टिकल में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ना। फोर्सेस आर बैलेंस्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्सेस आर बैलेंस्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, सो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस क्या है, बैलेंस है। कैसे पता चला बैलेंस कैसे है, बिकॉज बॉक्स कहाँ मूव करेगा, आगे मूव करने वाला है ना। बॉक्स से हवा में जा रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फोर्स बैलेंस है। फोर्स बैलेंस का मतलब मैंने क्या समझाया था, एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन। तो बहुत सारे स्टूडेंट से ये गलती हुई है क्या, कि आपने एफ इज इक्वल टू डाउन नहीं किया, इसलिए आपने एन क्या ले लिया 200। जिसने 200 लिया वो एकदम गलत हो गया। क्यों 200 नहीं ले सकते, बिकॉज mg को दो लोग बैलेंस कर रहे हैं। अप में कौन कौन आ गया है, n + 60।
इज इक्वल टू डाउन में कितना है 200, तो एन नॉर्मल रिएक्शन कितना आया फिर 140। बताओ ये समझ आया या नहीं? लॉज ऑफ मोशन में हमने ये डिस्कस किया है ना, कैसे एन निकाल सकते हैं, ये समझ आया कि नहीं सबको? बताएं, ये समझ आया? यस सर। ओके ठीक है। तो अभी हमें नॉर्मल फोर्स पता चल गया, तो अब हम क्या निकालेंगे कि इस फोर्स को अपोज कौन करने वाला है? फ्रिक्शन। ये आगे की तरफ फोर्स लग रहा था तो फ्रिक्शन इसे अपोज करेगा। ओके, एनी डाउट जय, एनी डाउट? No, sir. ओके ओके, सो लेट्स सी देन। तो अगर मैं रियल में देखूं तो इस पे हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा ना, कि कितना फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है। सो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्टैटिक। एक चीज और ध्यान दें, फ्रिक्शन हमेशा चेक करके करेंगे, फ्रिक्शन में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे कि आप तुरंत फार्मूला लगा दो। हम दोनों फ्रिक्शन चेक किया करेंगे हमेशा। तो पहले हम चेक करेंगे कि स्टैटिक का मैक्सिमम कितना आएगा। देखें स्टैटिक का मैक्सिमम कितना आएगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.3, एन कितना है 140। क्लियर? कितना आ गया 42 न्यूटन। अच्छा, एफ काइनेटिक देख लेते हैं, काइनेटिक कितना हो जाएगा म्यू के इंटू एन, तो कितना हो जाएगा 0.25 into 0.25 150. इंटू 140, तो ये कितना आ जाएगा 35। क्लियर? अब बताओ यूज किसे करेंगे? हमें पता है कि खींचने वाला फोर्स कितना है 80, तो इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये जो बॉक्स है इसको आगे पुल करने वाला फोर्स कितना है, ये है 80 न्यूटन, और अपोज करने वाला फोर्स क्या है फ्रिक्शन। तो बताओ फ्रिक्शन कितना है, मैक्सिमम कितना लग सकता है 42। 42 Newton. 42, बट क्या 42 लगेगा क्या? नहीं। तो क्या रीजन होगा, मैक्स फ्रिक्शन, मैक्स कैन बी 42, बट ये कब लगता है, ये 42 कब लगेगा Static. रेस्ट पे हो, व्हेन एट रेस्ट। क्या ये रेस्ट पे है क्या? नहीं, बिकॉज 80 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज 80 इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, मूविंग है। ऑब्जेक्ट मूविंग है, मूविंग है तो फ्रिक्शन किस टाइप का होना चाहिए देन, काइनेटिक। तो ये मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं फिर से देखो पीछे चलता हूँ, पीछे जाता हूँ, एकदम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। देखें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो यार, जब दोनों दिए थे तो मैंने बताया कि हमें रोक उसको मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स चाहिए 250 चाहिए। लेकिन जब एक बार मूव होने लग गया तो इसका मतलब फ्रिक्शन किस में बदल गया, काइनेटिक में आ गया। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था, स्टैटिक वाले से कम था, 200 ही था, तो इसलिए उसको क्या फील होने लग गया, एक्सेलरेशन फील होने लग गया। यही सिनेरियो हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं क्या, कि यार हमें फ्रिक्शन कितना लगाना है, 42 लगाना है या 35 लगाना है, बताओ 42 कब लगेगा, जब रेस्ट पे है। होगा। Rest. अभी मुझे पता है कि 80 वाला ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कितना लगेगा, 35. काइनेटिक वाला 35 लगेगा। मैं फिर से बताता हूँ, व्हाट इफ मैं ये फोर्स अगर 40 लगाता तब क्या होता, बताओ तब फ्रिक्शन कितना लगता? 42. Force. नहीं, अब देखे, फ्रिक्शन तो स्मार्ट फोर्स है, फ्रिक्शन उतना लगता है जितना रिक्वायरमेंट है। तो मैं पहले यहाँ पर पहले थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें सिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, इसका इस क्वेश्चन से रिलेशन ज्यादा नहीं है। कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यार। ये कॉन्सेप्ट है और अच्छे से याद रखना है क्या, कि जब ये बॉक्स था और लेट्स से ये फ्रिक्शन 40 था, एफ आ गया 40, बट स्टैटिक कितना है, स्टैटिक है 42, स्टैटिक का मैक्स, लेट्स से स्टैटिक का मैक्स कितना है 42, एंड काइनेटिक कितना है 35. 35।
अभी क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा। तो बेटा जब हमने 40 लगाया, अभी तो मूव की बात ही नहीं है ना, अभी तो चेक करेंगे कि मैक्सिमम से ज्यादा है क्या, नहीं है। तो नंबर 1, f इज लेस देन f मैक्स। तो ऑब्जेक्ट कैसा है, मूव होगा क्या, बॉक्स विल नॉट मूव। अगर बॉक्स मूव नहीं होगा तो फ्रिक्शन एक स्मार्ट फोर्स है, बताया था ना। क्या फ्रिक्शन 42 लग जाएगा क्या, No, sir. नहीं। No, sir. फ्रिक्शन will act as per the requirement, as per the requirement to oppose. ओके, सो रिक्वायरमेंट यहाँ पर कितनी है, रिक्वायरमेंट सिर्फ कितनी की है, 40 की है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, इसका मतलब अगर ये 40 से लग रहा है तो फ्रिक्शन भी कितना होना चाहिए, 40। 40 Newton. कैसा होगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक, स्टैटिक होगा। और कितना लगेगा, 40 जितना लगेगा, क्योंकि अपोज ही सिर्फ 40 का हो रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक का कुछ काम आया क्या, नहीं। जब बॉक्स चल ही नहीं रहा है तो काइनेटिक की बात ही खत्म है। अब अगर मैं लगा दूं F इज इक्वल टू 45, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, बिकॉज F इज नाउ ग्रेटर देन द F मैक्स। तो ऑब्जेक्ट कैसे स्टार्ट कर देगा, मूव कर लेगा ना, ऑब्जेक्ट विल मूव। क्लियर है, यहां पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था क्या, नहीं, नहीं मूव हो रहा था। तो फ्रिक्शन किस टाइप का लग रहा था, स्टैटिक। और Static. स्टैटिक अपनी वैल्यू अरेंज कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था और फ्रिक्शन ने वैल्यू एडजस्ट कर ली थी। ठीक है, बिकॉज स्टैटिक अपनी वैल्यू एडजस्ट कर सकता है। लेकिन सोचो F अगर बहुत ज्यादा हो गया, मैक्सिमम को भी क्रॉस कर गया, 45 हो गया, तो फ्रिक्शन किस टाइप का लगेगा, इसका मतलब Kinetic. काइनेटिक। सो नाउ फ्रिक्शन इज काइनेटिक। अच्छा, काइनेटिक है तो ये वैल्यू एडजस्टेबल है क्या, No, sir. वैल्यू इज फिक्स्ड। जबकि यहां पर क्या था, स्टैटिक था, इसलिए वैल्यू क्या थी, Adjustable. वैल्यू एडजस्टेबल। समझ आया, तो मतलब कभी भी फ्रिक्शन वो करो तो चेक करना यार बहुत जरूरी पड़ता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए। यहाँ पर अगर F मैं 45 लगाऊंगा तो फ्रिक्शन अब 42 नहीं लगा दूंगा, फ्रिक्शन 42 नहीं लगाएंगे, फ्रिक्शन 42 लगाएंगे क्या, नहीं, फ्रिक्शन कितना लगाएंगे, काइनेटिक वाला 35 वाला लगाएंगे। इसका मतलब ये आगे मूव करने लगेगा, तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, काइनेटिक वाला हो जाएगा। समझ आया सबको, पॉइंट समझ आया, काइनेटिक और स्टैटिक सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कौन एडजस्ट कर सकता है कौन एडजस्ट नहीं करेगा। जब तक नहीं चल रहा है तो एडजस्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो कैसा है, स्टैटिक है, एडजस्टेबल है, बहुत ही स्मार्ट फोर्स बोल सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी लगेगा, और अगर चलने लग गया तो फिर वैल्यू फिक्स हो जाएगी, फिर उसे कुछ नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया यार सबको। तो इस क्वेश्चन में बताओ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, काइनेटिक लगेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन के एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ नेट बाई एम। एफ नेट कितना है, 80 आगे जा रहा है और अपोज कौन करेगा, सिर्फ 35 डिवाइड बाई कितना, 20। गुड, तो कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा, 2.25। ओके, तो इस तरीके से हम जो है चीज़ों को एक्सेलरेशन और ये सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ आया, एंगल पे रखने से क्या बदल गया, सबसे पहला इम्पैक्ट। जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर गलत हैं, उसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न है, Normal. नॉर्मल। ये गेस कर लेते हो, ये तो आप लोग को समझ आ जाता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है आपको।
कॉन्सेप्ट में मुझे लगता है टेंशन नहीं, गलती कहाँ करते हैं, नॉर्मल निकालने में। इसलिए मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि यार गलती क्या है, नॉर्मल निकालने में। नॉर्मल अगर सही से निकाला तो काम बन जाएगा। ओके, चले तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं, बस फोर्स बदल देते हैं। ओके, चले आप लोग ट्राई करें सिमिलर क्वेश्चन और फोर्स बदल देते हैं थोड़ा सा। अभी क्या है, फोर्सेस पुलिंग, ये फोर्सेस पुलिंग। अच्छा, अब लगा देते हैं द फोर्स इज पुशिंग। So find the acceleration if the force is pushing. If the force is pushing. बेटा फ्रिक्शन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, नॉर्मल फिर कॉन्सेप्ट, दो ही चीजें हैं। नॉर्मल में गलती होगी, वो सही से निकालो, कॉन्सेप्ट सही से लगाओ, तुरंत फ्रिक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कितना था, 20 kg, म्यू एस कितना था, 3, और म्यू के कितना था, 0.25, और वो जो फोर्स लग रहा है पुलिंग की जगह कैसे कर रहा है, पुश कर रहा है वो फोर्स, 37 डिग्री, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। चले जल्दी से सॉल्व करें। आंसर इन द टेक्स्ट बॉक्स ओनली। ओके ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, गुड गुड, करेक्ट आंसर आदित्य, हर्षदा, देवाशीष, वेरी गुड यार, आयुष, अनुष्का, शिव प्रसाद। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दी, वेरी गुड यार, वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आज का लेक्चर आपने क्लियर नहीं किया, क्योंकि अभी क्या है, काफी सारी चीजें हमने बता दी आपको, कुछ लोगों को ग्रैस्प हुआ या कुछ लोग को थोड़ा सा टफ गया, आज का लेक्चर रिपीट जरूर दो, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा ही, लेक्चर का रिकॉर्डिंग दूंगा, और आप लोग आज का लेक्चर पक्का रिवाइज करो। अगर आज का लेक्चर नहीं रिवाइज किया, आई गारंटी कि फ्रिक्शन के नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आज हमने मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया यार। क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि व्हाइल सॉल्विंग फॉर द फ्रिक्शन किस चीज के लिए केयरफुल रहो,
किसके लिए केयरफुल रहना है सबसे पहले? नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल के बाद नॉर्मल दूसरी चीज है कंसेप्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? क्या म्यू एस कब काम आता है और म्यू के कब काम आता है, समझ आया? और म्यू एस में भी कॉन्सेप्ट में क्या चीज है? स्मार्टनेस। स्मार्ट मतलब रिक्वायर्ड काम ही करेगा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज होगा। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर बताई कि देखो यार नॉर्मल निकालना कैसे इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पर मैंने बताया कि ये कैसे स्मार्ट फोर्स है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको डाइजेस्ट होना ही चाहिए आज, तब करेंगे। ओके, बहुत अच्छा यार, मतलब लाइक 20+ मैसेजेस आ चुके हैं और ऑल आर हैविंग करेक्ट आंसर्स, सो दैट इज वेरी फाइन, वेरी गुड। चलिए फिर भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसे पूरा, फिर से अच्छे से बना लेता हूँ। 20 kg है ये, और ये मुझे कंपोनेंट अभी करने पड़ेंगे। देखो कंपोनेंट, अगर ये पुशिंग है तो जब इसके कंपोनेंट होंगे वो भी तो पुश करेंगे ना, एरो थोड़े आप बदल दोगे। तो कंपोनेंट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया है, तो मैं यहाँ पर फिर से नहीं लिखूंगा। प्रीवियस में मैंने किया था, ये 80 आया था और ये कितना आया था, अपवर्ड डाला 60, ठीक है। सो ये 37 पे था और इसके कंपोनेंट 60 आए थे। फिर क्या था, नॉर्मल बनाएंगे इसका, ये नॉर्मल अप लग रहा है, और नीचे की तरफ क्या लगेगा इसका वेट mg, कितना 200, m20 इंटू g10 200। अभी देखो नॉर्मल निकालने में क्या केयरफुल, अप इज इक्वल टू डाउन, क्या लिखना है भाई, अप इज इक्वल टू डाउन। बताओ अप में कौन कौन लग रहा है, अप में सिर्फ नॉर्मल है, कोई और है क्या अपवर्ड डायरेक्शन में? नहीं। अप मतलब ये सरफेस अप नहीं, बता चुका हूँ, सरफेस नहीं, एरो, एरो अप होना चाहिए। तो फोर्स का एरो तो डाउन है, वेट का एरो भी डाउन है, नॉर्मल का बस अप है। तो अप में है नॉर्मल, डाउन में क्या है, 200 है प्लस 60 है, 200। तो इसका मतलब नॉर्मल कितना आ गया यार इस केस में, 260. 260 आ गया। तो इसका मतलब बेटा ये फ्रिक्शन दोनों बदल जाएंगे, निकाल लेते हैं हम। स्टैटिक की मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगी, म्यू इंटू एन। म्यू N. कितना है, 0.3 इंटू एन कितना है, 260। क्लियर? तो कितना आ गया ये, 78। क्लियर? 78। अच्छा गुड। अभी देख लेते हैं काइनेटिक। काइनेटिक क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना है, क्वेश्चन में दिया है 0.25 इंटू 260। क्लियर? तो ये कितना हो गया, 65। अच्छा, अभी देखो कि जो इसको ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, 80 है ना, और अपोज कितने का है, 78 का। तो बताओ मूविंग हो गया या नहीं? सो बिकॉज स्टैटिक जो है उसका मैक्स वैल्यू भी क्या है, छोटा है, कम है हमारे एफ से। तो अगर कम है, रोक पा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग है। और आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो फिर स्टैटिक की बात खत्म। ये सिर्फ किसके लिए Kinetic. था, ये चेक करने के लिए था यार, चेक करने के लिए। अगर ये 70 होता, अगर ये 70 होता तो क्या 65 लगा देते फ्रिक्शन और मूव करा देते क्या? नहीं। अगर ये 70 होता तो फिर फ्रिक्शन कौन सा लगता, स्टैटिक लगता। और कितना लगता, जितनी रिक्वायरमेंट है। 78 मत लगा देना, अगर ये 70 दिया है, 70 दिया है तो 78 लगा दोगे क्या फ्रिक्शन? नहीं, सिर्फ ये पता No. चलेगा कि फ्रिक्शन इज स्टैटिक। अगर स्टैटिक है तो एडजस्ट इट्स वैल्यू, जो मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि कॉन्सेप्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज का लेक्चर रिवाइज पक्का करना है, कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ आई रिवाइज करो, नहीं समझ आया तो मुझे व्हाट्सएप करो इवनिंग में। ओके चले, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट मूविंग है, सो फ्रिक्शन मस्ट बी काइनेटिक, सो फ्रिक्शन शुड बी काइनेटिक। और अगर काइनेटिक है तो फिर टेंशन खत्म, ये 80 से पुल कर रहा है और काइनेटिक कितना लग रहा है देख लेते हैं। सो 78 नहीं लगाना है, काइनेटिक लगाएंगे, वो है 65। तो यहाँ से निकाल सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, या फिर ए फाइंड करना है तो हो जाएगा एफ नेट ओवर एम। एफ नेट कितना 80 आगे लेके जा रहा है और अपोज कितना कर रहा है 65। 65. क्या होगा 80 माइनस 65 ओवर मास कितना है इसका 20 kg। क्लियर? सो 15/20
20 which is 3/4 और 0.75. सो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आई गॉट 20 प्लस मैसेजेस और मतलब सबने एकदम करेक्ट किया है यार, बहुत ही अच्छा है यार, वेरी गुड। तो यार स्टैटिक और काइनेटिक सबको फील आया? फ्रिक्शन में स्टैटिक काइनेटिक में किसी को कोई टेंशन? स्टैटिक काइनेटिक में कोई डाउट क्या किसी को? ओके अब एक स्पेशल एग्जांपल देते हैं, एक काफी स्पेशल और फीलिंग आएगी कि यार ये फ्रिक्शन एग्जैक्टली कैसे और काम करता है। तो मैं थोड़ा सा यार 3D में बनाने का ट्राई कर लेता हूँ, मतलब 3D थोड़ा सा कम बनता है हमसे। ओके थोड़ा सा एक टेबल टाइप पे देख लेते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म टाइप है, ठीक है। सो ये एक प्लेटफॉर्म टाइप है और यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ओके तो देखें ये एक बॉक्स रखा हुआ है। ये पॉइंट समझ में आया 3D में सबको कि अभी तक हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे थे 2D में कि सिर्फ आगे जा रहा है, ठीक। अभी हम इसे डिफरेंट तरीके से पुल करेंगे। तो देखो इधर से एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है और इधर से जो एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, कितने एंगल पर है? ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस कितने परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं। तो लेट्स से ये F1 है, ये मान लेते हैं 30 न्यूटन और ये मान लेते हैं F2, ये कितना है 40 न्यूटन। यहाँ पे लिखते हैं अ 10 kg box is being pulled, a 10 kg box is being pulled by two perpendicular forces. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बताओ किस डायरेक्शन में जाएगा ये? मैं दे रहा हूं कि ये जिस भी सरफेस पे, इस सरफेस का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट इज 0.3। बताओ। उन दोनों का रिजल्ट और लेट्स से 0.3 ये फ्रिक्शन है, तो किसके तरफ जाएगा ये? हमें क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले? रिजल्टेंट। नहीं पहले तो एफ मैक्स निकाल लेते हैं, नॉर्मल एफ एस मैक्स निकालना पड़ेगा। तो अभी तो ये सीधा रखा हुआ है ना, कोई एंगल से कोई फोर्स आ रहा है क्या? नहीं। तो म्यू इंटू एन होगा और म्यू 0.3 है, एन कितना होगा? भी एम जी जैसा ही होगा। 100 तो ये हो जाएगा कितना, फोर्स कितना आ जाएगा 30। ओके 0.3 इंटू एम 10 है इंटू 10, तो ये आ गया कितना 30। अब बताओ अब क्या करेंगे? तो किस साइड मूव होगा? F1 के साइड मूव होगा या F2 के साइड मूव होगा? बीच में रिजल्टेंट बीच में क्यों मूव होगा? रिजल्टेंट आएगा दोनों का। ओके तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती हो जाती है कि उन्हें लगता है कि अगर इस बॉक्स पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब एक 40 इस तरफ लग रहा है और एक 30 इधर आगे की तरफ लग रहा है। ओके तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इधर 40 लग रहा है और इधर 30 लग रहा है और आपको पता है कि फ्रिक्शन कितना लग सकता है 30, तो बहुत सारे लोग को लगता है कि ये फ्रिक्शन इसे अपोज कर देगा और ये वाला बॉक्स आगे चला जाएगा 40 से। ऐसा लगता है, सब बहुत लोगों को लगता है, बट ऐसा नहीं होता। कभी भी अगर मोर देन वन फोर्सेस हैं तो हमेशा क्या होना चाहिए? रिजल्ट इफेक्ट देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या देखना चाहिए? रिजल्ट ऑफ फोर्सेस, रिजल्ट ऑफ फोर्सेस। और आपको ये पता होना चाहिए कि दो फोर्सेस अगर 90 डिग्री में है तो रिजल्ट कैसे निकालते हैं? रूट ए स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टाइप में। तो क्या होगा? रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अगर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या आता है 5, तो फोर्स कितना आएगा? 50 का आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि इस फिगर में अगर मैं देखूं एक्चुअल में, तो ये नेट फोर्स कुछ होगा एफ नेट। तो फ्रिक्शन जो होगा क्या वो 30 को अपोज करेगा क्या? ऐसे कुछ फ्रिक्शन ऐसे, या फिर
ऐसे ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। ये अगर मैं बोलूँ कि क्या ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है क्या, यहाँ पर अगर देखें ये फ्रिक्शन है तो नहीं, ये गलत आंसर है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी क्या, नहीं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी, Opposite इसको to F अपोज net. करने वाला, अपोजिट टू एफ नेट, मतलब ये डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन की। क्लियर, पॉइंट समझ आया सबको कि फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा, जो नेट फोर्स, नेट पुलिंग जिस तरह फील हो रही है उस तरह फ्रिक्शन लगेगा। नेट पुलिंग कितने की फील हो रही है, 50 की। तो मैं सीधे ये बोल सकता हूँ कि ये एक 10 kg का बॉक्स है जिसको कोई पुल कर रहा है किससे, 50 से, तो फ्रिक्शन एग्जैक्ट 50 के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कितना अमाउंट का, अभी हमने देखा फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 30 लग सकता है। तो फ्रिक्शन जो है 30 अमाउंट का लगेगा, और फोर्स 30 या 40 नहीं लगाएंगे, नेट फोर्स लगाएंगे। नेट कितना है, 50। तो अब यहाँ से देखो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन पूछा है क्वेश्चन में तो कितना हो जाएगा, एफ 50 जा रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है 30 का, और एम कितना है 10, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन। तो बताओ यार सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि अगर मल्टीपल फोर्सेस है तो किसी एक फोर्स के पीछे मत फ्रिक्शन लगा देना, हमेशा क्या होगा, उन दोनों का जो नेट होगा उसके लॉन्ग फ्रिक्शन लगेगा। फिगर समझ आ रही है। यस सर। अच्छा मैंने इसी में सॉल्व कर दिया है, कोई बात नहीं। तो लेक्चर आप एक बार जब रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था बिकॉज स्टार्टिंग है फ्रिक्शन का, सारे कॉन्सेप्ट एक बार आप रिवाइज करो। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो देखो एक बार रिवाइज में, फिर भी कुछ डाउट रहता है तो पूछो, व्हाट्सएप करो, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम और डिटेल पे डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन पे। ओके एवरीवन देन, ओके बाय बाय एवरीवन। बाय सर, Bye, sir. Take care. बाय बाय।